वॉइस और स्क्रीन क्लियर है तो एक बार यस भी लिखो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हम रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टीज कर रहे थे, उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो आपको बताया था, रेडिकल सेंटर बता दिया था। रेडिकल सेंटर क्या था कि अगर तीन सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स नॉन कोलिनियर है, अगर उनके आप रेडिकल एक्सिस बनाओगे तो वो एक जगह पे जाके क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो वाला जो पॉइंट आएगा उसको हम रेडिकल सेंटर बोल रहे थे। ठीक है, अब उसी के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द सर्कल with center as radical center and radius equal to the length of tangent from radical center to any of the circle. The circle with center as radical center and radius equal to the length of tangent from radical center to any of the circle will cut the three circle. Will cut the three circles orthogonally. ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम। तो मान लो हमारे पास तीन सर्कल हैं ऐसे, जिनके सेंटर्स नॉन कोलिनियर हैं, तभी तो रेडिकल सेंटर आएगा। ठीक है, ये तीन सर्कल हैं जिनके सेंटर्स हैं वो नॉन कोलिनियर हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर इसका रेडिकल सेंटर है। अब रेडिकल सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस, ये ध्यान रखना है। अब उसने क्या बोला है कि आप क्या करो, रेडिकल सेंटर से, तो इससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये तीनों टेंजेंट की लेंथ तो बराबर होंगी, क्योंकि ये रेडिकल एक्सिस पे आ रहे हैं इन दोनों के, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। क्योंकि इन दोनों के भी रेडिकल एक्सिस पे आ रहे हैं, तो ये दोनों लेंथ बराबर होंगी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप इस रेडिकल सेंटर को सेंटर लेके, सेंटर एज रेडिकल सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो इसको लेके अगर आप एक सर्कल बनाओगे, ऑब्वियसली इन पॉइंट से पास करेगा, तो ये तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो दिस सर्कल विल कट ऑल दी थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो अब हमें ये प्रूव करना है। देखो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो ये लाइन तो टेंजेंट है ना इस सर्कल की, तो ये सर्कल वन के रेडियस के साथ क्या एंगल बना रही होगी। ऐसे सर्कल टू ले लेते हैं, सेंटर टू ले लेते हैं, और ये हम सेंटर थ्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगी, जो सेंटर वन है उसके 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ये सर्कल की ये नॉर्मल हो गई, आर सी पी वन इज नॉर्मल।
टू दी ये वाला सर्कल S इक्वल टू 0, ठीक है। एंड C1 P1 इज परपेंडिकुलर टू RC, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री होगा। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल से 90 डिग्री, मतलब S इक्वल टू 0 और S1 इक्वल टू 0 आर ऑर्थोगोनल। ऐसे C2 और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल इसमें भी कितना है, 90 डिग्री है, तो S और S2 इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है। C3 और ये आपस में क्या होंगे, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री, इसलिए S3 और S भी क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। समझ आ गया? तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बट डायग्राम से आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। देख लो एक बार, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, ऑल क्लियर कर दो अदरवाइज। देखो मैंने ये बताया, एक बार दोबारा से सुनो, तीन सर्कल हैं, ठीक है, उनके सेंटर्स नॉन कोलिनियर हैं, तो उनके रेडिकल एक्सिस के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडिकल सेंटर, इतना समझते हो। तो ये RC पॉइंट है। फिर अब उसने क्या बोला कि रेडिकल सेंटर को सेंटर मान लो, ठीक है, एक सर्कल का, और रेडिकल सेंटर से तीनों सर्कल पे जो भी आप टेंजेंट बना रहे हो उसको रेडियस मान लो, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसको रेडियस और सेंटर मान के जब आप सर्कल बनाओगे तो तीनों सर्कल को क्या करेगा, ऑर्थोगोनली कट करेगा। ये हमें प्रूव करना था। तुमने क्या किया, RC को सेंटर मान लिया, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, ये वाला जो है ये रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करी हुई है बेसिकली, तो ये रेडियस की लेंथ हो जाएगी। ऐसे एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ये रेडियस की लेंथ होगी इतना। आप आर को ओपन अप करके अगर एक सर्कल बनाओगे तो तीनों सर्कल को क्या करेगा, ऑर्थोगोनली कट करेगा। ये हमें प्रूव करना था, बिकॉज दिस इज रेडिकल सेंटर, तो ये सबके रेडिकल एक्सिस पे आएगा। तो RC P1, RC P2 और RC P3 की लेंथ बराबर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि रेडिकल एक्सिस पे आ रहा है। रेडिकल एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वहां से दोनों टेंजेंट की लेंथ, दोनों सर्कल पे जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो बराबर होती है, ठीक है जी, हमें ये समझ आ गया। तो अगर मैं RC P1 को लेके रेडियस लेके सर्कल बनाऊंगा, तो वो RC P1 को लेके अगर मैं रेडियस लेके सर्कल बनाऊंगा, वो P2 से पास करेगा, P3 से पास करेगा, तो सर्कल बना दिया हमने। अब RC P1 रेडियस है और C1 P1 एक रेडियस है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90, ठीक है। RC P2 और C2 P2 के बीच का एंगल भी कितना हो गया, 90। तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल 90 हो गया, तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। इसलिए दोनों कर्व क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, 7th पॉइंट। इफ थ्री सर्कल्स आर ड्रॉन on three sides of a triangle, taking them as diameter, then its orthocenter will be its radical center. बनाओ भाई, इसका डायग्राम बनाओ एक बार, फिर मैं बता रहा हूँ।
देखो अब हम 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ले लेते हैं, 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी सी। वो कह रहा है कि इनके ऊपर ना 3 सर्कल बनाओ डायमीटर लेके, ठीक है। तो 3 सर्कल बना लेते हैं, 2 बना रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगी चल क्या रहा है। 3 से वो थोड़ा सा पॉश पॉश सा लगेगा आपको। तो एक सर्कल मान लेते हैं ये है हमारे पास, ठीक है, और एक सर्कल ये वाला मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 सर्कल हो गए। ये 2 सर्कल हो गए। हाँ आ जाओ आ जाओ। ये 2 सर्कल हो गए, ठीक है। अब क्या है कि ये 2 सर्कल हमारे हो गए। अब उसने क्या बोला है कि 3 सर्कल को अगर आप, अगर इनको डायमीटर लेके अगर आप सर्कल बनाओगे, ठीक है, तो इनका जो रेडिकल सेंटर होगा वो इसका ऑर्थो सेंटर होना चाहिए, ठीक है। इनका जो रेडिकल सेंटर होगा वो ऑर्थो सेंटर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब रेडिकल एक्सिस बनाते हैं इसका। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक डायमीटर हो गया, एक सर्कल हो गया, एक सर्कल ये हो गया। ये आपने इसका एक लाइन बना दिया, ठीक है, जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। वो ए से भी पास करेगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सर्कल ए पे इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं। ये बात क्लियर है। ये इसका रेडिकल एक्सिस होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। जैसे अगर 2 सर्कल हमारे इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो उनका रेडिकल एक्सिस यहाँ पे आता है। ये एस वन माइनस एस टू इक्वल टू कॉमन कॉर्ड ही है तो है ये। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आपकी रेडिकल एक्सिस ही बनती है, ठीक है। तो ये उसका रेडिकल एक्सिस होगा। अब जो रेडिकल एक्सिस है, ये मेरे को देखना है कि इसका ऑल्टीट्यूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक रेडिकल एक्सिस होगा ना ऐसे। एक और जब मैं बीसी से सर्कल बनाऊंगा, 2 सर्कल का एक रेडिकल एक्सिस आएगा, ठीक है। फिर वो सी वाले के साथ एसी बीसी डायमीटर और एसी डायमीटर वाले का एक रेडिकल एक्सिस आएगा। इन तीनों के रेडिकल एक्सिस अगर ऑल्टीट्यूड बन रहे होंगे, तभी तो वो ऑर्थो सेंटर बनेगा, रेडिकल सेंटर। समझ गए, ठीक है जी। तो अब ये रेडिकल एक्सिस है मेरा। अब आपको ये पता है कि जो रेडिकल एक्सिस होता है वो लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, ये ए बी और AC के मिड पॉइंट होंगे। तो इसको अगर आप ज्वाइन करोगे C1 C2 को, तो ये जो ए से परपेंडिकुलर आपका आ रहा है, ए से जो लाइन आ रही है वो C1 C2 के लिए परपेंडिकुलर होगी। बिकॉज हम कल ही पढ़ चुके हैं रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। बिकॉज C1 एंड C2 आर मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता चल जाएगा C1 C2 इज पैरेलल टू BC। क्योंकि C1 C2 मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या पता चल जाएगा, C1 C2 इज पैरेलल टू BC। तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ए से पास करने वाली लाइन जो BC के परपेंडिकुलर है, तो वो ऑल्टीट्यूड ही तो होगी। सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड हेंस ऑल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस 1 2 इज ऑल्टीट्यूड थ्रू ए ऑफ ट्राइंगल ABC। ऐसे जो दूसरा रेडिकल एक्सिस होगा वो भी ऑल्टीट्यूड होगा, तीसरा रेडिकल एक्सिस होगा वो भी ऑल्टीट्यूड होगा। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, रेडिकल सेंटर, जो कि क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। दिस एम्प्लाइज जो रेडिकल सेंटर होगा वो ऑर्थो सेंटर भी होगा। देखो भाई नहीं समझ आया तो बताओ, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो सुनो, एक बार मैं बता रहा हूँ जिसको भी नहीं समझ आया हो। हमारे को क्वेश्चन ये था, मतलब या स्टेटमेंट ये थी कि एक ट्राइंगल ABC है जिसकी 3 साइड है ABBCC है। इनको डायमीटर लेके आप सर्कल बना दो। 3 सर्कल बनेंगे, हमने 2 बनाए हैं, ठीक है। इनके जो रेडिकल एक्सिस होंगे, अब इन 3 सर्कल के कारण रेडिकल एक्सिस आएंगे, ठीक है। उसके कारण एक रेडिकल सेंटर आएगा। तो जो रेडिकल सेंटर तीनों रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन है, वो कह रहा है कि वो उस ट्राइंगल ABC का ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया भाई, 2 सर्कल बना लिए AB और AC के ऊपर। तो इसका रेडिकल एक्सिस हमारा क्या बन जाएगा, जैसे AD अभी इसका रेडिकल एक्सिस बन रहा है। तो फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई जो रेडिकल एक्सिस होता है लाइन जॉइनिंग दी सेंटर्स की क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तो प्रॉपर्टी हमें पता है। तो रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग दी सेंटर्स C1 C2। तो C1 C2 के परपेंडिकुलर है। अब C1 C2, क्योंकि C1 इज मिड पॉइंट, C2 इज मिड पॉइंट, सो C1 C2 इज पैरेलल टू BC। जो C1 C2 है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है।
तो लाइन जो C1 C2 के वो BC के भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब A से पास करने वाली लाइन जो BC के परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड AD हो गया वो। तो ये एक ऑल्टीट्यूड आ गया, ऐसे दूसरा ऑल्टीट्यूड भी आएगा, तीसरा ऑल्टीट्यूड भी आएगा, तीनों ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। अब ऑल्टीट्यूड ही आपका रेडिकल एक्सिस है, तो तीनों रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या होगा, रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर और ऑर्थो सेंटर क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडिकल एक्सिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम फैमिली ऑफ सर्कल के ऊपर। ये इसका लास्ट टॉपिक है, उसको भी ध्यान से समझो। अच्छा, फैमिली की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई थी। फैमिली की डेफिनेशन क्या होती थी, फैमिली ऑफ कर्व्स की डेफिनेशन होती है कि उसमें क्या होते हैं, उसमें इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं एंड एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, और कॉमन प्रॉपर्टी। और जो आपके कोर्स में है वो इंटरसेक्शन वाली फैमिलीज हैं। तो जैसे इंटरसेक्शन ऑफ मतलब फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। जैसे लाइन की इंटरसेक्शन फैमिली आपने क्या पढ़ी थी, L1 प्लस लैम्डा L2 पढ़ी थी, याद है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल। तो वो लाइंस आती थी पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। सिमिलरली यहाँ पर भी इंटरसेक्शन वाली फैमिली है। ठीक है, तो पहली फैमिली लिखते हैं। मान लो दो सर्कल है हमारे पास, इसकी इक्वेशन है S1 इक्वल टू 0। एक और सर्कल है जिसकी इक्वेशन है S2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P और Q पे। ठीक है, अब आपको ऐसे सर्कल निकालने हैं जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले सर्कल हैं। तो ऐसे वाले सर्कल निकालने हैं। जैसे एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, बहुत सारे बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे ऑब्वियसली। सर्कल ये हो गया। तो इस टाइप के आपको सर्कल्स निकालने। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, इसकी जो आती है इक्वेशन वो आती है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये जो इक्वेशन है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, दिस विल गिव फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। अब लैम्डा -1 क्यों हटाया हुआ है, क्योंकि लैम्डा -1 के ऊपर क्या हो जाएगा, वो कॉमन कॉर्ड आ जाएगी या रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। वो सर्कल नहीं रहेगा, वो लाइन बन जाएगी जो कि PQ से पास करेगी। ठीक है, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू -1 हटा रखा है। तो आप S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 लिखो, या S2 प्लस लैम्डा S1 इक्वल टू 0 लिखो। वो ध्यान रखना है, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको। अच्छा, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये सर्कल बनेंगे कैसे। देखो, P पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। P पे क्या होगा, S1 P 0 होगा, और S1 Q भी 0 होगा। ऐसे S2 P भी 0 होगा, और S2 Q भी 0 होगा। ठीक है, अब S1 प्लस लैम्डा S2 जो है, ये सर्कल की क्वेश्चन देगा ही, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगी, एक्स के प्लस वाई स्केयर 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स के प्लस वाई स्केयर 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ऐसे आएगा। जब आप उसको लैम्डा करके ऐड कर दोगे तो वो ऐसा बन जाएगा ना, 1 प्लस लैम्डा एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई स्केयर प्लस 2g1 प्लस 2g2 लैम्डा एक्स 2f1 प्लस 2f2 लैम्डा वाई प्लस C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ जाएगी, वो 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास एक्स के और वाई के कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। क्योंकि जब एक्स के और वाई के कोफिशिएंट 1 होगा तभी आप सेंटर और रेडियस ये सब निकाल सकते हैं। लैम्डा ऑब्वियसली -1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्स के वाई के वाली टर्म ही हट जाएगी, फिर वो सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, इस पे P पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, Q पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है इसी क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी सर्कल की आ रही है, इसलिए S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 विल गिव द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। बताओ भाई, ये समझ आ गया सबको, इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए।
ठीक है, नेक्स्ट फैमिली देखो फिर। अब सेकंड है हमारे पास, एक सर्कल है और एक लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे पी एंड क्यू पे। ठीक है, मान लो सर्कल की इक्वेशन है एस इक्वल टू जीरो, लाइन की इक्वेशन है एल इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आती है वो आती है एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बड़ा ही सिंपल है। देखो, एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप फैमिली बना रहे हो ना, मान लो आप पैराबोला की बना रहे हो या सर्कल की बना रहे हो, अब सर्कल की फैमिली अगर बना रहे हो तो इक्वेशन पहले तो सर्कल की बननी चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई इक्वेशन सर्कल की बननी चाहिए। दूसरा, अगर इंटरसेक्शन वाली फैमिली बना रहे हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट उसके ऊपर आने चाहिए। अब देखो, पी पॉइंट एस पे भी आ रहा है और एल पे भी आ रहा है, तो एस प्लस लैम्डा एल पे भी आएगा। क्यू पॉइंट एस पे भी आ रहा है, एल पे भी आ रहा है, तो एस प्लस लैम्डा एल पे भी आएगा। ठीक है, और आपको वो वाले सारे सर्कल मिल जाएंगे जो आपको यहाँ से पी और क्यू से पास कर रहे होंगे, ऐसे वाले जितने भी सर्कल होंगे ये सारे मिल जाएंगे हमें। ये वाला भी मिलेगा। समझ गए, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल मिलेंगे। अब देखो एस प्लस लैम्डा एल में, एस तो सर्कल की कुछ नहीं, उसमें आपने लैम्डा टाइम्स ऑफ एल ऐड कर दिया तो उसमें लीनियर टर्म में ऐड हो जाएगा। जैसे ऐसा बनेगा ना, एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी ऐड कर दिया आपने। अब ये जो टर्म है, ओवरऑल इक्वेशन तो सर्कल की तो है। ठीक है, हाँ, इसमें लैम्डा एस प्लस एल भी ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, फिर आपको लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा ना। हमने एस प्लस लैम्डा एल क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम सर्कल को सॉल्व करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को वन रखते हैं। तो लैम्डा एस प्लस एल लिखोगे वो भी एक ही बात ही तो है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बट उसमें फिर क्या होगा, लैम्डा से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लो आपने अगर लैम्डा एस प्लस एल इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो आप इसको एस अपॉन वन प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो लिखोगे। फिर वन प्लस लैम्डा कोई और कांस्टेंट मान लो के, तो वही वाली बात हो गई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन रहे, इसलिए हमने एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। ये सबको क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है जहां पे एक सर्कल और एक लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे एक ये सर्कल है और एक ये लाइन है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये एस इक्वल टू जीरो है और ये एल इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, ऐसे बहुत सारे सर्कल चाहिए जो, जिसमें ये लाइन जो एल है वो टेंजेंशियली रहे। ठीक है, हमारे को यही वाले केसेस चाहिए जिसमें लाइन जो है वो टेंजेंशियल रहे। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन भी क्या आती है, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी, क्योंकि इन दोनों में पॉइंट पी कॉमन है। इन दोनों में क्या है, पॉइंट पी कॉमन है। ठीक है, तो पॉइंट पी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और एस प्लस लैम्डा एल से हमारे को इनफाइनाइट सर्कल मिल ही जाएंगे। पॉइंट पी सेटिस्फाई कर रहा है ना, दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही वाले सर्कल आएंगे जिसमें ये जो लाइन होगी इस सर्कल की क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। अच्छा, आप बोलोगे सर ऐसा सर्कल नहीं आ सकता है जो, जैसे ऐसा सर्कल नहीं आ सकता जैसे ये है और ये ऐसे हो गया। एक डाउट जो मन में आ रहा होगा कि ये हमें कैसे पता चला टेंजेंशियली हो रहा होगा, ऐसा वाला सर्कल क्यों नहीं आएगा इसमें। मान लेते हैं ये एस टू इक्वल टू जीरो क्यों नहीं आएगा। ठीक है, अगर एच टू इक्वल टू जीरो आएगा तो ये दो पॉइंट और जनरेट हो रहे हैं, जैसे मान लो क्यू एंड आर। तो क्यू अगर आप पुट करोगे तो क्यू किस पर आएगा, एल पे तो आ जाएगा बट एस पे आएगा नहीं, तो क्यू इसमें सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा। एल पे तो सेटिस्फाई हो जाएगा बट एस पे सेटिस्फाई नहीं होगा। ऐसे आर को अगर आप चेक करोगे वो एस पे सेटिस्फाई हो जाएगा, एल पे नहीं होगा। तो क्यू एंड आर दोनों इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, पक्का से ये वही वाले सर्कल्स आएंगे जो, जिसके लिए मतलब, जो एल होगा, एल इक्वल टू जीरो इज टेंजेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू जीरो, मतलब पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा। So this will give all the circle passing through P and tangent to L equal to zero at P। ठीक है, लाइन L के टेंजेंट रहेगा एट पॉइंट P। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, now फोर्थ इज टू पॉइंट फॉर्म। मतलब अब आपको दो पॉइंट दे दिए
और उससे आपको फैमिली ऑफ सर्कल लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2 पॉइंट दे दिया आपको, एक दे दिया x1 y1 और एक दे दिया मैंने x2 y2। आपको इन दोनों से पास करने वाले इनफाइनाइट सर्कल लिखने हैं। बताओ भाई। लिख के बताओ एक बार जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। देखो, अब आपको जब फैमिली ऑफ सर्कल लिखना है तो आपको एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए और एक लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो अब वो बताओ, आप सर्कल और लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से कैसे लिखोगे? तो मान लो एक सर्कल आपने ऐसा, एक कोई भी एक सर्कल मिल जाए ना तो बात बन जाएगी। तो आपने एक सर्कल बना लिया जिसका ये डायमीटर होगा, क्योंकि 2 पॉइंट से हम बस एक ही सर्कल लिख सकते हैं, डायमीट्रिक फॉर्म वाला। बाकी किसी भी सर्कल को आपको डिफाइन करने के लिए प्रिसाइजली 3 पॉइंट्स चाहिए। वो ट्राइंगल बनेगा तो उसका सर्कम सर्कल बनेगा। ठीक है, वैसे 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट पास कर सकते हैं। बट एक सर्कल जिसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो, वो कौन सा होगा? डायमीट्रिक फॉर्म वाला सर्कल। तो प्रिसाइजली एक सर्कल को डिफाइन करने के लिए आपको कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, वो 3 पॉइंट से आप क्या कर सकते हो? सेंटर निकाल सकते हो, अल्फा बीटा करके, तीनों का डिस्टेंस बराबर करके, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर्कम सेंटर निकाल के। ठीक है, तो वो सेंटर मिल जाएगा, फिर उतना रेडियस ओपन अप करके वो सॉरी सेंटर मिल गया, रेडियस निकाल के आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2 है, तो एक तो s चाहिए होगा और एक l चाहिए होगा। l तो ये वाली लाइन हो जाएगी, वो 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगी, और ये s हो जाएगा। तो s की इक्वेशन आपकी क्या आएगी? x माइनस एक्स वन, डायमेट्रिक फॉर्म में x माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ये s की इक्वेशन होगी। l की इक्वेशन क्या आएगी? वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है, तो एल की इक्वेशन हो गई। अब फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, बस खत्म बात। आगे बात समझ में? देखो, ऑल क्लियर करो एक बार। किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म है हमारे पास, इसको हम पॉइंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो देयर इज अ लाइन विच इज टेंजेंट। ठीक है, और इसके ऊपर एक पॉइंट पी एल इक्वल टू 0 हमें पता है, और एक पॉइंट पी x1 y1 हमें पता है। तो हमें उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन निकालनी है जो पी पे इस लाइन के टेंजेंट है। तो पी शुड बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी इधर से भी बताओ भाई क्या करें। तो एक पॉइंट पी पता है और एक एल इक्वल टू 0 पता है, तो दिमाग में जो डालो हो जाएगा, बहुत इजी है।
एस प्लस लैम्डा एल। एस तो पता ही नहीं है ना यहाँ पे, पी पता है, यहाँ तो पॉइंट पता है, एस निकालना पड़ेगा अब आपको। टेंजेंट तो पता ही है, एल इक्वल टू 0 तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट की क्वेश्चन लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। हमें सर्कल की क्वेश्चन चाहिए। अब ये बताओ सर्कल की क्वेश्चन कैसे निकालें। एक पॉइंट पता है x1 y1, तो वहां से सर्कल की क्वेश्चन कैसे निकलेगी। चलो तो मैं बताता हूँ। हमें क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए और एक लाइन तो है ही हमारे पास टेंजेंट ना। तो अब देखो एक पॉइंट से कौन सा सर्कल बन सकता है, पॉइंट सर्कल बन सकता है। तो आपको बताया था कि पॉइंट सर्कल इज ऑल्सो अ सर्कल विद रेडियस इक्वल टू 0। ये लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही पॉइंट है x1 y1, रियल प्लेन में अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये हमारा s हो गया। l हमें पता ही ऑलरेडी, तो फैमिली क्या आ जाएगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। so this is the family of circle which are tangent to the line L at point of contact P। बताओ भाई, समझ आ गया? सिंपल सा था ये भी, सोचना चाहिए था आपको। देखो बेसिकली वही है कि कंसर्न ये है कि एक एस निकाल लो, एक एल निकाल लो, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 करके बस फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये हमारा हो गया 5th पॉइंट। 6th पॉइंट, 6 मतलब एक तरीके से क्वेश्चन ज्यादा है, फैमिली कम है। तो मान लो आपके पास 3 लाइंस हैं जिनकी क्वेश्चन हमें पता है, L1 0, ठीक है, L2 0 और L3 0। तो हमें एक सर्कल निकालना है पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू द ट्राइंगल जो L1 L2 L3 ने बनाया है। ठीक है, समझ गए? तो ऐसा कुछ है। तो हमारे को इस सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है। तो अब देखना, ये मान लो पॉइंट ए बी सी है। मैं अब एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा।
तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 लाइंस है ना, अब हमें डायरेक्ट देखो, एक तो तरीका वही है कि आप L1 L2 L3 का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ABC आ जाएंगे। फिर आप उसका सेंटर निकालो, एक पॉइंट ले लो, अल्फा बीटा जो तीनों से इक्वी डिस्टेंट है वो निकालो। फिर सेंटर पता है, रेडियस पता है, उससे इक्वेशन आएगी सर्कल की। वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो मान लो अगर तीनों लाइंस दे रखी हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, L1 L2 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L3 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 L1 इक्वल टू 0 कर दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें, अब ये जो इक्वेशन होगी ना, ये कोनिक की इक्वेशन बन जाएगी, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक आ जाएगी, उस फॉर्मेट में आ जाएगी, प्लस बी एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, उस फॉर्मेट में आ जाएगी ये। ठीक है, तो अब जैसे L1 और L2 और L3 है हमारे पास, L1 L2 का जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या देगा, ax प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस वही 2hxy 2gx 2fy, ऐसे करके एक सब में यही आता रहेगा, लैम्डा और म्यू भी बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब पहले तो आप ये देखो कि ये सर्कल कब बन सकता है। ये सर्कल तब बनेगा जब आप एक कंडीशन तो ये लगा दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि भी तो कोनिक है ये। और साथ में दूसरी कंडीशन क्या लगा दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन इसके ऊपर जब आप लगाओगे तब तो ये सर्कल की क्वेश्चन बन जाएगी। अब हमें ये मेक श्योर करना है कि ये जो सर्कल है, ये चेक करना है हमें कि ये जो सर्कल है ये ABC से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो ए पॉइंट सेटिस्फाई कराओ इसी इक्वेशन में, ए जो है वो L1 और L2 दोनों पर आ रहा है, तो ए पुट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। यहाँ पे L2 0 हो जाएगा, L2 के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे L1 0 हो जाएगा, तो ए तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ए पॉइंट इन इस पूरी इक्वेशन पर आ रहा है। बी चेक करो, बी L1 और L3 पे है, तो बी पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, L3 ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, सी L2 और L3 पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब ABC से तो ये इक्वेशन जो हमने बनाई है वो पास कर ही रही है, जो कोनिक हमने बनाया है वो ABC से पास कर ही रहा है। और उसको सर्कल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनली कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन लगाने के बाद आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एक और ऐसे ही केस है, उसमें कोऑर्डिनेटर है आपके पास। ठीक है, तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इसकी इक्वेशन है L1 0 L2 0 L3 0 एंड L4 0। ठीक है, तो हमारे को अब एक सर्कल चाहिए ऐसे, जो कि इन चारों पॉइंट से पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला सर्कल चाहिए। अब इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 L1। ठीक है, बट उसका मतलब इतनी ज्यादा टर्म्स हो सकता है, उससे कम टर्म्स में ही हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो वही हम अब सोचते हैं, उससे कम टर्म्स में काम हो जाएगा कि नहीं होगा। जैसे इसमें अगर आप एक भी टर्म कम करोगे तो हो सकता है एक पॉइंट हमारा मिस हो जाए, इसलिए इसमें सारी टर्म्स हमें लिखनी पड़ी। इसमें देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ऑपोजिट साइड्स का रहता है इसमें ना, तो आप इसको लिख लो L1 L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L2 L4 इक्वल टू 0। अब देखो चारों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहले तो चारों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ए जो है वो L1 L4 पे आ रहा है, तो ए पे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। डी पे भी L1 L4 पे आ रहा है, नहीं डी जो है वो L3 L4 पे आ रहा है, तो डी पे भी ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। सी L2 L3 पे आ रहा है, तो L3 0 होगा, L2 0 हो जाएगा। बी L1 L2 पे आ रहा है, तो L1 0 होगा, L2 0 होगा, दोनों ही 0 हो रहे हैं ना। ए L1 L4 पे आ रहा है, दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो मतलब ये हमारे को एक कोनिक तो दे देगा जो चारों पॉइंट ABCD से पास करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, L1 L3 और म्यू L2 L4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कर देंगे, एंड साथ में हम क्या कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसी करना है आपको। तो ये आपको क्या करेगा, सर्कल पासिंग थ्रू एबीसीडी दे देगा। देखो इन दोनों में हमारा कंसर्न ये था कि मेरे को सर्कम सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है। मान लो तीन ट्रायंगल की तीन साइड दी हुई है और सर्कम सर्कल की इसका जो सर्कम सर्कल बनेगा ट्रायंगल एबीसी का, उसकी क्वेश्चन निकालनी है। इसमें चार साइड दी हुई है और हमें बोला कि एबीसीडी से पास करने वाला जो सर्कल होगा उसकी क्वेश्चन निकालो। ठीक है, तो एबीसी की क्वेश्चन कैसे निकली हमारी हमने लिखा L1 L2 L2 L3 L3 L1 इक्वल टू 0, लैम्डा ले लिया, यहाँ पे म्यू ले लिया। क्योंकि डायरेक्टली करने से आपके पास तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना, आपको टर्म्स को 0 भी तो करना है। तो आपने फिर दो वेरिएबल है, दो कंडीशन लगा दी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें वो सब करने से हमारे वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे।
फिर लैम्डा म्यू डेल्टा निकलेंगे नहीं अगर आप सारी लाइंस को लेंगे। फिर हमने सोचा कि यार कि कभी कम लाइंस लेने से हो सकता है, तो वो हाँ L1 L3 और L2 L4 लेने से हो जाएगा। सर्कल में को आपको सर्कल की फैमिली बना रहे हो ना, या सर्कल की इक्वेशन निकाल रहे हो, तो सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर ही तो होते हैं, और एक्स वाई की टर्म नहीं होती। इसमें जो इक्वेशन आएगी वो मतलब कोनिक वाली फॉर्म में आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई 2g x प्लस 2f y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। एक बार बताना मुझे कितने क्वेश्चन हो गए, चैट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। करो भाई सब लोग अब ध्यान से, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the points of intersection of circle and with its center on line y is equal to x। तो भी ट्राई करो, बताओ जल्दी से। देखो क्या करोगे अब आप, s प्लस लैमडा लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्र, ठीक है, 1 प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ वाई स्क्र, ठीक है, 2 लैमडा माइनस 6x
ठीक है, प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा वाई प्लस 4 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है कि ये अब सर्कल हो गया, बट ये इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे आ रहा है, y इक्वल टू एक्स के ऊपर आ रहा है। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ये ध्यान रखना है लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1। यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो सेंटर है वो क्या आएगा, माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा माइनस इसके आगे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये इसका सेंटर हो गया। तो सेंटर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x। तो 3 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 दिस शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू 4, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3। लैम्डा कितना आ गया 4/3। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब एक एक करके वैल्यू निकाल लो। तो जैसे लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू 2, ये एक्स का कोफिशिएंट है, जाएगा 2/4/3 माइनस 3, तो आ जाएगा 9। तो 4 माइनस 9 इज -10/3 और यहाँ पे आ जाएगा 7/3, तो -10/7 आ गया। तो जो x का कोऑर्डिनेट है वो -10/7 आ गया। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ठीक है y का कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, चलिए आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 8/3 अपॉन 7/3, क्या आ जाएगा -10/7। ये भी -10/7 आ गया। ठीक है, ये भी -10/7 आ गया। तो y का जो कोफिशिएंट है वो भी -10/7 आ गया। 2 इंटू नेक्स्ट है हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये ले जाएगी 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है, 3 लैम्डा इज 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज 7/3। तो ये वाली वैल्यू आ जा रही है -2, तो -2 या -4, सॉरी, तो -12/7 आ गया है ना। तो ये बन जाएगा -2 और 2 -4 और 3 जाके -12 हो जाएगा। तो अब हमारे जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी एक्स के प्लस वाई स्क्र। ठीक है, इसके साथ ये है प्लस में कि माइनस में, देख लो प्लस में, -10/7x। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी y जो है वो भी -10/7y। ठीक है, और साथ में जो लास्ट टर्म है वो -12/7। ये क्वेश्चन बन रही है इसकी। ठीक है, समझ आ गया सबको कैसे किया है इसको। सिंपल सा फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्वेश्चन है कि s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0 लिख लो, फिर वो बोला हुआ इसका सेंटर किस पे आएगा, y इक्वल टू x पे आएगा, तो सेटिस्फाई करा दिया उसमें। नेक्स्ट देखो, ये था हमारा 26वां प्रॉब्लम। Two circles with radius 5 touches at point 1, 2. Two circle with radius 5 touches at point 1, 2. If the equation
of common tangent is 4x plus 3y is equal to 10 and one of the circle and equation of other circle. तो भाई ट्राई करो. मैं रीशेयर कर रहा हूँ एक बार. अब आ जाएगा देखो एक बार. अब तो आ गया होगा. अब करो इस क्वेश्चन को, करो जल्दी से. देखो. टू सर्कल विद रेडियस 5 टच एट पॉइंट 1, 2. ठीक है. इफ द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, अब ऐसा दे दिया है कि उसने बोला है कि एक कॉमन टेंजेंट है मेरे पास जिसकी इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0. ठीक है. 1, 2 इसके ऊपर आ रहे हैं. ठीक है. एक सर्कल की इक्वेशन भी उसने दे दी अपने को यहाँ पे बड़ी आसानी से. ये क्या हो गया? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 6x प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0. ठीक है. अब दूसरा सर्कल हमें निकालना है. ठीक है. तो ये देखो, ये 1, 2 से ये आ जाएगा 1 + 4 + 6 + 4 माइनस 15. देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब ये वाला जो सर्कल है वो भी इस पॉइंट से पास कर रहा है. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, या तो आप s प्लस लैम्डा एल यूज कर लो, है ना. रेडियस 5 है ना हमारे पास, तो इसका रेडियस 5 होगा. तो आप क्या करो, s प्लस लैम्डा एल यूज कर लो.
अच्छा एस प्लस लैम्डा एल यूज करूंगा ना तो उसमें एक गड़बड़ होगी कि इसमें तो फिर ये ऑटोमेटिकली लैम्डा की वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो दूसरा सर्कल निकालना है। इसलिए हम क्या करते हैं ना, इस पॉइंट को और इसको यूज करते हैं। उसके हिसाब से मेरे पास पॉइंट सर्कल क्या आएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमने फैमिली लगा दी। ठीक है, बाकी ये भी कर सकते हो कि इसका सेंटर लेके वो मिड पॉइंट से भी निकल जाएगा, ये क्वेश्चन ज्यादा उतना मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, फैमिली से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो ना, ऐसे भी कर सकते हो कि इसका जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है -3 - 1। ठीक है, अब जो, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा, टेंजेंट तो है ही, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, -3 - 1, रेडियस आ जाएगा इसका 9 + 1 + 50। ठीक है, हाँ ठीक है, सही आ रहा है। तो ये 1,2 उसका मिड पॉइंट होगा। हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, और ये भी 5 आ जाएगा। बस 5,5 से हो जाएगा, रेडियस 5 है ही। तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, फैमिली से भी आ जाएगा, बट फैमिली में आपको पॉइंट सर्कल लिखना पड़ेगा, ताकि अब ये क्वेश्चन बन जाए और इसका आप रेडियस 5 कर दें। अब इसका जब आप रेडियस 5 करेंगे और गैस लैम्डा की वैल्यूज आ जाए, दो आ जाएंगे, एक तो ये वाला सर्कल मिल जाएगा, एक दूसरा वाला मिल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, ऑल क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स। बस नंबर बताना है इसमें कितनी टेंजेंट्स बनेंगे, ठीक है। फोर, ठीक है। देखो इसमें क्या करो, पहले तो जो सर्कल है उसका सेंटर हो गया 0 0, ये C1 मान लेते हैं। रेडियस कितना हो गया इसका, 1 यूनिट। ठीक है, दूसरा सर्कल जो है उसका सेंटर कितना है, सेंटर इज 1,3, और इसका रेडियस हो गया g² + f² - c, तो ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो सेंटर अब मेरे को पता नहीं कैसे बनेगा, पहले C1 C2 से चेक कर लेते हैं ना। C1 C2 और R1 R2 + R2 में कंपैरिजन करते हैं। रियली वैल्यू आ रही है √1 + 9, रियली वैल्यू आ रही है 3। तो √10 इज ग्रेटर देन 3, तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2, तो कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो C1 C2 जो है वो क्या आ रहा है, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2 आ रहा है। तो कितने टेंजेंट बनेंगे, दो DCT दो ICT, तो 4 कॉमन टेंजेंट्स, जिसमें से दो हमारे पास DCTs होंगी और दो हमारे पास ICTs होंगी।
ठीक है, क्लियर होगी वाली बात। 2 डीसीटी और 2 आईसीटी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया हमारा 27। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two circles. Find the angle of intersection of two circles. S1 is x square plus y square minus 4x plus 6y plus 11 equal to 0. S2 is x square plus y square minus 2x plus 8y plus 13 equal to 0. बताओ भाई। मॉडिफाइड डिग्रीज। अच्छा देखते हैं। अब देखो आप क्या करो, इस बनाओ इनको पहले तो। इसका जो पहले वाले का सेंटर है वो क्या है, 2, -3। इसका रेडियस कितना आएगा, √4 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो 2, -3, 4 + 9 -11, तो ये √2 आ जाएगा। ठीक है, R1 बोल देते हैं इसको, तो ये C1 बोल देते हैं। C2 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 1, -4, और R2 हमारे पास आ जाएगा √1 + 16 - 13, तो ये आ रहा है 2 के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो C1 C2 है उसके बीच का डिस्टेंस देखो एक बार, C1 C2 आ जाएगा हमारे पास √2 - 1 इज 1, -3 + 4 तो 1, तो ये √2 के बराबर ही आ रहा है। तो 2 इज ग्रेटर देन √2, तो कुछ ऐसा बनेगा, C1 C2 जो है दैट इज लेस देन R1 + R2 और ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 - R2। ठीक है, तो कुछ ऐसा इंटरसेक्शन आ रहा होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, देखने पे भी हमें समझ आ रहा है। तो एक हमारे पास पॉइंट आ गया 1, -4, और एक आ गया 2, -3। ये हमारे पास रेडियस हो गए। ठीक है, तो ये रेडियस हमारे पास कितना आ गया, √2। C1 वाला, ये C2 वाला है, ये 2 हो गया, और ये C1 वाला है, ये रेडियस √2 हो गया, और ये पॉइंट P मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो गया, √2 हो गया। ठीक है ना, तो ये दोनों अब बराबर हैं। तो √2 अब देखने पे समझ आ रहा है, ये 90 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि √2 + 2 √4, और ये 2 आएगा, तो ये 90 हो गया। ये दोनों साइड बराबर है, तो ये भी 45, ये भी 45। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों के बीच का एंगल बिटवीन नॉर्मल्स होगा, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। बाकी आप कोसाइन रूल भी लगा सकते हो। मान लो आपने इसको थीटा मान लिया, तो कोसाइन रूल लगाना चाहते हो, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 का होल स्क्वायर A² + B² माइनस C² अपॉन 2AB, तो 2 × 2 × √2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/√2, सो थीटा 45 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग।
कोसाइन रूल से भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 29। फाइंड द रेडिकल एक्सेस of circle xk plus y square minus 3x minus 4y plus 5 equal to 0 and 3x square plus 3y square minus 9x minus 24y plus 33 equal to 0। ओके मैं रीशेयर कर रहा हूँ। अब देखो एक बार, फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल्स। ठीक है, क्या करोगे, पहले तो इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स के वाई के को 1 बनाना है, ये नहीं भूलना है, ठीक है। प्लस 11 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक्स के वाई के कट जाएगा, 3x भी कट जाएगा, माइनस 4y प्लस 5 प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है, 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 3/2 इज द रेडिकल एक्सेस। समझ गए, आसान क्वेश्चन है ये भी। इफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 है यहाँ पे, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स plus 6x plus 4y plus c equal to 0 intersects orthogonally, then find value of c। करो भाई और बताओ। एक तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक में हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका सेंटर आ रहा है -2 -3, और इसका सेंटर आ रहा है
-3/2 और -1, नेगेटिव हाफ होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास अब कंडीशन क्या होती है ऑर्थोगोनैलिटी की, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। 2 टाइम्स ऑफ g1 g2, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 3, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 3, ठीक है। c1 प्लस c2 आ जाएगा 3 प्लस c/2, तो यार 6 6 12 -3 इज इक्वल टू c/2, तो c हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18 आंसर आएगा इसका। 18 आ रहा है, देखो बाकी बच्चों का भी डायरेक्ट ये कंडीशन लगा सकते हो ना, आपने कल डेराइव करी थी, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। अच्छा, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कुछ, आज की क्लास है एक तो इवनिंग क्लास है जिसमें हम सीक्वेंस सीरीज करेंगे, ठीक है। काफी दिनों के बाद क्लास वो हो रही है, तो नए बच्चे जो भी हैं और जिन्होंने भी सीक्वेंस सीरीज नहीं अटेंड करा था, इसमें शायद अभी हमें एपी की प्रॉपर्टीज तक हमने कर लिया था, अब जीपी करेंगे और जीपी की प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। तो एक तो वो क्लास है 2 to 3 PM, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को ना कोर्स चेंज करना था, आपका टेस्ट का जो कोर्स है उसमें दोनों चैप्टर डालेंगे, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल दोनों, तो आपका वो भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सैटरडे को जो टेस्ट है उसमें स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल दोनों आएंगे, तो जो नए बच्चे हैं उनको जितना भी आता होगा उतना अटेम्प्ट करें ताकि वो सिस्टम में जल्दी से जल्दी ढल जाए, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? जो आपका इस सैटरडे टेस्ट है 17 अक्टूबर को, उसमें स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल दोनों आएंगे, पैटर्न आपको पता चल जाएगा जैसे ही टेस्ट बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। इसके अब रिकॉर्डिंग लेक्चर्स जो हैं और जो भी नोट्स हैं वो अपलोडेड मिलेंगे आपको इवनिंग तक। बाकी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज करें, डाउट्स अपने मैसेज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलो मिलते हैं, हैव अ गुड डे।